ट्रंप पुतिन में बात, बढ़ेगी टेंशन या शांति की सौगात? जंग के बीच कूटनीति का खेल, ट्रंप पास या होंगे फेल? पुतिन बनेंगे शांति के दूत, जंग में डालेंगे नया बारूद? इजराइल को ट्रंप का साथ, ईरान पर पुतिन का हाथ। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल रिटायर्ड राजवीर शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। ब्रिगेडियर दत्ता जी, ये बातचीत जो हुई है पुतिन और ट्रंप के बीच, इस हालात में आपको क्या लगता है? ये सवाल मुझसे? जी देखिए, चीन और ट्रंप की जो मीटिंग हुई है उसका मेन मकसद ये है कि चीन ने अमेरिका को पहले ही पुतिन की बातचीत हुई है, टेलीफोनिक बातचीत हुई है दोनों में। जी जी जी। तो वो जो बातचीत हुई है उसका मेन मकसद यही है कि किस तरह से इस युद्ध को विराम दिया जाए, क्योंकि इससे केवल खाड़ी ही नहीं बाकी के देशों में भी इसका काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप भारत में ही देखिए किस तरह से, हालांकि भारत के पास इतने संसाधन हैं लेकिन यहाँ भी एनर्जी क्राइसिस दिखाई देने लगी है। तो उनका साफ मतलब यही है कि किस तरह से अमेरिका का जो ये वर्चस्व है या जो उसकी नियो नेशनलिज्म की पॉलिसी है उसको कैसे कम किया जाए और कैसे इसको जो सिचुएशन है उसको मतलब डिफ्यूज किया जाए। कर्नल शर्मा जी, ये कह सकते हैं कि रूस हस्तक्षेप के लिए तैयार है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे सीनियर पैनलिस्ट और पूरे देशवासियों को जय हिंद। मैं ऐसा सोचता हूं कि इस लड़ाई में सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा जो विनर उभर के आया है जी, वो रशिया है। जैसे यूक्रेन रशिया युद्ध से लोगों का ध्यान हट गया है, एनर्जी में जो उसका भी एनर्जी डिपॉजिट है उसकी सेल बढ़ रही है और अब वो किसी को कंसेशन नहीं दे रहा। जैसे पहले हिंदुस्तान को पर बैरल 13 से लेकर 40 बैरल $40 पर बैरल तक का वो हमने कंसेशन दे रहा था, और अब जो नए तेल के ऊपर $3 से $4 प्रीमियम एक्स्ट्रा ले रहा है, वहां विक्ट्री है। फिर अभी वो शांति दूत बन के भी उभर सकता है, लेकिन अभी नहीं उभरेगा। अभी 5-4 दिन और भी लगेंगे, क्योंकि अभी अमेरिका की जो जितनी भी हथियार शक्ति है वो भी डिप्लीट हो जाएगी। तो इन सब हालात में रशिया विनर है हर तरह से, और ईरान यकीनन लूजर है और अमेरिका भी लूजर है, और जितने भी लोग देश शामिल है, क्योंकि बर्बादी चारों तरफ हो रही है। मैं एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो बहुत ज्यादा फालतू बयानबाजी है, अभी ट्रंप साहब के एक रिप्रेजेंटेटिव ने हिंदुस्तान के खिलाफ, उन्होंने कहा हम चीन जैसी गलती नहीं करना चाहते। ट्रंप साहब कहते हैं 30 दिन का तेल ले लो, वो होते कौन है हमें कहने वाले। कभी कहते हैं मैं ईरान का नक्शा बदल दूंगा। नहीं, अब छोड़ देते, भारत के लिए वो छोड़ दे, उनको जो कहना है कहने दीजिए। एक तरीके से कहा जाए कि अगर उनके ही बयान को हम गंभीरता से नहीं लगे तो रोज यहाँ हो हल्ला होता रहेगा, राजनीतिक जो होता आया है। क्योंकि एक बार कहा जाता है पाकिस्तान और भारत की इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता कराई, फिर कहते हैं इतने जहाज गिर गए, फिर कहते हैं पाकिस्तान ये हो गया, हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा, तब कोई बात नहीं करता। उसको हम एक तरफ रखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो ये बातचीत हुई होगी, क्या रूस ये कह रहा होगा देखिए आप यूक्रेन के पीछे खड़े हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाया हमारा, और आज हम ईरान के पीछे खड़े हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक काम कीजिए, इधर भी युद्ध खत्म कराइए, उधर भी युद्ध खत्म कराइए, शांति के साथ जीवन यापन करें। हो सकता है अभी, बिकॉज जो ड्राइवर सीट पे अभी पुतिन साहब हैं इस खास करके इस वार्ता के मामले में, लेकिन अभी वो इतनी जल्दबाजी में नहीं है। रशिया यूक्रेन भी आकर ईरान के खिलाफ काम करना चाहता है। सबसे बड़ी थी उनकी नजर हट जाए। ट्रंप साहब के पास कोई कार्ड नहीं है, बिकॉज उन्होंने यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद की है और उन्होंने रशिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और रशिया वाले ना अब ईरान को पूरी जो जितनी भी इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट इमेजरी है, जो मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बातचीत आगे आई है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगले एटलीस्ट एक वीक में कुछ होने वाला है। शायद और इंतजार करेगा, सारी जो शक्तियां डिप्लीट हो जाए और लोग थोड़ा अपने अपनी जगह रुकें, तो उसके बाद शायद रशिया का रोल शुरू हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूं। नहीं, शुरुआत तो हुई है ब्रिगेडियर दत्ता जी, कम से कम इसकी शुरुआत तो की गई। हालांकि पहले अपील की जाती थी, बैकफुट पर भी कई देश आ चुके हैं।
रूस ने एक तरीके से कहा, ये अभी चीजें निकल कर सामने आ रही है, हालांकि इसमें क्या सत्यता है ये देखना होगा, लेकिन बातचीत तो हुई है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये कहने के लिए होगा कि देखिए, युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है। कूटनीतिक तरीके से आप टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए। कोई भी देश, किसी भी देश को परेशानी हो तो वहां युद्ध कोई समाधान नहीं है। अब इसकी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर अमेरिका पर ही होगा। करने क्या गए थे, पाया क्या? हमें लगता है कि खोने के अलावा कुछ है नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि युद्ध किसी चीज का आंसर नहीं है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 को भी देखें, क्योंकि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही इन चीजों का हल निकलता है। और आप चाहे वर्ल्ड वॉर 1 का एग्जाम्पल ले लें, वहां भी जो अगर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल से हुआ, और शुरुआत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की उसी ट्रीटी की वजह से हुई। लेकिन ये है कि आज की तारीख में कोई ऐसी शक्ति नहीं है या कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यूनाइटेड, देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर 1 में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, वो वर्ल्ड वॉर 2 के होते ही खत्म कर दिया गया क्योंकि वो डिफंक्ट हो गया। सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपने यूनाइटेड नेशंस बनाया, आज वो बिल्कुल डिफंक्ट है। मैं तो उसको अननेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ। नहीं, इतने दिन बाद आज जाकर चिंता जाहिर की यूएन ने। आज आप समझ में आ रहा हूँ। नहीं, देखिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस में या इदारों में कई जगह से ये आवाज उठती रही है। मैं तो पिछले 10 साल से हर टीवी चैनल पे यही कह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस को री इंजीनियर करना चाहिए, उसको रीडिफाइन करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस केवल अफ्रीकन देशों के लिए रह गया है, जो बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं भी कौन सा युद्ध यूनाइटेड नेशंस ने रुकवाया? युद्ध रुकवाने का तो बात छोड़ दीजिए, कभी स्टेटमेंट भी दिया है क्या? कभी कुछ नहीं दिया है। तो जब तक ये ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग इन देशों से होती रहेगी, तब तक ये उन्हीं की ट्यून्स पे नाचते रहेंगे। आज आप देखिए, भारत अगर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमें क्यों नहीं एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए? या अगर विश्व का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्यों नहीं हमें मतलब जो P5 मेंबर्स हैं, P7 क्यों नहीं हो सकते? और अगर आप चाहे, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम तीसरे नंबर पे बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो भारत को हर तरह से मतलब एक सीट का वो तो होना चाहिए। लेकिन भारत ने कई जगह इस बात की गुहार लगाई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मस्कुलर नेशनलिज्म है उसकी कमी है। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो सियासत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो दे आर लुकिंग इनवर्ड्स, वो आउटवर्ड्स नहीं देखते। तो जब तक हम अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, हम केवल मीडिया पे आके ये कहते, अगर देख ले स्थायी सदस्यता भी मिल गई तो क्या है? अब देखिए, जैसे यही युद्ध है, इसमें क्या मतलब निकल रहा है यूएन का? कोई कुछ नहीं है। जो अमेरिका कर रहा है, जो कह रहा है, जो बताना चाह रहा है, वहां कोई हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस संगठन का मतलब ही क्या है, जिसे बनाया गया था कि शांति के साथ पूरी दुनिया रहे, सबकी बात सुनी जाए, सबके बारे में समझा जाए, सबकी समस्याओं का हल किया जाए। समस्याएं हल नहीं हो रही, समस्या बढ़ती जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, मैंने खुद कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि इसको रीडिजाइन और री इंजीनियर करना चाहिए। इसके पास एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो हर एक देश से ली जाए और जिसका रिप्रेजेंटेशन हम कर सकें। वो आज अगर ये युद्ध हो रहा है, तो अगर यूनाइटेड नेशंस के ट्रुप्स वहां डिप्लॉय होते तो वो बताते कि साहब किस तरह से ये युद्ध चलना चाहिए। पीस कीपिंग, पीस इन्फोर्समेंट, ये यूनाइटेड नेशन का एक मैंडेट है। तो जब तक हम आप इस मैंडेट को नहीं फॉलो करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये देखें कि अगर यूनाइटेड नेशंस केवल कुछ देशों की वजह से ही चलेगा, या उनकी फंडिंग पैटर्न होगी, या उनको वीटो पावर, आप मुझे बताइए, अगर 5 सदस्य रखे हैं तो वीटो पावर कम से कम 3 सदस्य उसको कर सकते हैं। लेकिन एक देश भी अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, या उसको बिल्कुल एजेंडा को निकाल दिया जाता है। तो जब तक हम इन सब चीजों को री इंजीनियर नहीं करेंगे, रीडिफाइन नहीं करेंगे, आप देखिए जिनेवा कन्वेंशन है, ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन में 4 रेजोल्यूशंस हैं जहां कहा गया है कि साहब आप किसी सिविलियन टारगेट पे अटैक नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो हमास वॉर हो, चाहे ये यूएस ईरान वॉर हो, सारे सिविलियन टारगेट्स पे होता है। हॉस्पिटल्स पे नहीं किया जाएगा, जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको किया जाएगा, बाकी जो युद्ध बंदी है उनको अच्छी तरह रखा जाएगा। आज मुझे बताइए, जिनेवा कन्वेंशन को कौन फॉलो करता है? हालांकि 116 देश हैं जो उसके सिग्नेटरी हैं।
तो जब तक आप अच्छा दूसरा वो कहते हैं ना कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा। तो जब तक यही चीज चलती रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आप ये देखिए ऐसे ही हम तो प्रिमिटिव बेस में जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो हर चीज डायलॉग और कम्युनिकेशन इतने इफेक्टिव हैं, तो आज मुझे बताइए इस बर्बरता की जरूरत क्या है। आप चाहे यूक्रेन को देख लीजिए, चाहे हमास को देख लीजिए, या ईरान में देख लीजिए। ईरान में अगर रिजीम चेंज करनी है, इस तरह के वो है कि यूनाइटेड नेशंस की एक फोर्स वहां जाके या एक टीम वहां जाके रेफरेंडम करा सकती है कि साहब आप इस्लामिक रिजीम चाहते हैं या इलेक्शन चाहते हैं या डेमोक्रेटिक सेटअप चाहते हैं। तो इन सब चीजों को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि साहब विश्व में कोई शांति आने वाली है। और लोग बात करते हैं वर्ल्ड वॉर की, तो वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है, वर्ल्ड इज एट वॉर। सारे नहीं शामिल है, लेकिन जो शामिल है वो लगातार इससे वहाँ की जनता तो पीड़ा में ही। कर्नल राजवीर शर्मा जी, अब तो ऐसा लगने लगा है कि इसी छोटे देश के बहाने जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं वो भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं कि देखते हैं हमारी क्या हैसियत बची हुई है, क्या हमारा अस्तित्व है। और इसमें यह समझ में आ गया है कि कहने के लिए सुपर पावर हो, चाहे यूक्रेन और रसिया के बीच का मामला हो या फिर अब जो देखा जा रहा है यूएस और ईरान के बीच का मामला है, अब तो साग पर बट्टा लगने वाली कहानी हो रही है। इसलिए सुपर पावर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भैया पीछे हटना ही सही है, नहीं तो पूरी दुनिया में छीछा लेदर ना हो जाए हमारी। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यकीनन अपनी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश हो रही है, और मैं ब्रिगेडियर दत्ता साहब से इत्फाक रखता हूँ कि अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कोई अहमियत बची नहीं है। अगर हमें सीट भी मिल जाए तो शायद मैं समझता हूँ आज हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक नई ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए या इसको रीडिफाइन करना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि अब ट्रम्प साहब के पास बचा क्या, ट्रम्प साहब के पास एक चीज़ बची है जिससे दुनिया की कई समस्याएं हल हो सकती हैं और थोड़ी सी हमारी भी समस्या उसमें हल होगी। अब वो दो नए देश बनाने की ताक पे हैं। ये नए दो देश होंगे, वो एक तरफ से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है और उसी के साथ सिस्तान जो ईरान में है, जहाँ शिया मुसलमानों के गढ़ हैं। यकीनन उनकी ईगो सेटिस्फाई होगी और उन्होंने बोला है मैं ईरान का नक्शा बदलू करूँगा, तो शायद ये 2-3 देशों की समस्या यहाँ हल हो रही है। और दूसरा कुर्दिस्तान, जहां ईरान, इराक और सीरिया के इलाके मिला के तकरीबन ये एक ऐसी ग्रुप है या एक ऐसा आदिवासी ग्रुप है जो कि जिसमें तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा एक ग्रुप है जिसके पास देश नहीं है। तो शायद अब अगली ट्रम्प साहब को और कोई विजय नहीं मिलने वाली है। ईरान ने बर्बाद होना था और बचे हुए अगले एक हफ्ते में हो जाएगा। बट ये जो युद्ध हो रहे हैं ये बहुत गलत नमूना पेश हो रहा है। यूं तो कल को कोई भी जिसके पास थोड़ी सी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, ज़्यादा गोला बारूद इकट्ठा हो गया, पैसा इकट्ठा हो गया, तो वो तीसरे आदमी को जाके दबाएगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस विच दे आर सेटिंग। दे हैव डन इन वेनेजुएला, इन्होंने इथोपिया में किया, इन्होंने सूडान में किया, इन्होंने इराक में किया। ये सब बहुत गलत नमूने पेश किए दुनिया के सामने। और ये दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन जिनकी लोग सम्मान कर रहे थे यूएन जैसों की, अब किसी के दिल में कोई इज्जत नहीं रह गई है। और बचा हुआ अभी ट्रम्प साहब ने अमेरिका का भी बहुत सारा पैसा बर्बाद करना है, ईरान को पूरी तरह बर्बाद करना है। लेकिन यस, अब मैं ये देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान और सिस्तान को मिला के एक देश बन सकता है और कुर्दिस्तान के इलाके में 14 करोड़ की आबादी को एक देश दे सकते हैं, क्योंकि वो ईरान के भी फेवर में नहीं थे और वो इराक के फेवर में भी नहीं थे। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, शायद ये हो जाए, क्योंकि वो बड़ा जोर लगा के उन्होंने बोला है मैं नक्शा बदली करूंगा। तो अब मैडमैन हर रोज उनके बयान सामने आ रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता जी अब तो कह रहे हैं कि होर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो 20 गुना ज्यादा हमले बढ़ जाएंगे। देखिए ऐसा है कि अमेरिका की जो सोच है, मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है जो कहता है कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। और वही अमेरिका हो रहा है। अगर 20 गुना हमले कर भी देगा ईरान के ऊपर, तो ईरान को अब खोने के लिए है क्या? ईरान तो वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान को जीत की तमन्ना नहीं है, ईरान को अपने वजूद की वो है। और आप ये देखिए जिस तरह से ईरान अमेरिका को वो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट पे रखेगा, वो ये बताता है कि किस तरह से उसकी इकोनॉमी, आप ये देखिए 92,000 जॉब्स फरवरी में अमेरिका में कट डाउन किए गए हैं, उसकी इकोनॉमी डाउनहिल पे है।
आप ये बताइए, देखिए 80-90 हजार का एक ड्रोन वो बनाता है, और अमेरिका 40 करोड़ की एक टोमाहॉक मिसाइल से उसका वॉर करता है। तो उसकी इकोनॉमी पे इतना ड्रेन है, और यही वो अचीव कर रहा है। आप देखिए रीजनल इकोनॉमी जो है, दैट हैज बीन शैटर्ड, उसमें बिल्कुल उनका सत्यानाश हो गया है। और ईरान विल हिट अमेरिका वेयर इट पिंचेस द मोस्ट, जहां सबसे ज्यादा उसको दर्द होगा वहीं अटैक करेगा। ईरान की देखिए एयरफोर्स फजाइया तो है नहीं, नेवी उसकी 110 वेसल्स है, अमेरिका की 352 वेसल्स हैं, तो कहां तक उसका सामना करेंगे। लेकिन ईरान ने ये साबित करके दिखा दिया है कि वो वियतनाम दोहरा सकता है, वो अफगानिस्तान दोहरा सकता है। और देखिए चेंज ऑफ रिजीम की जहां तक जरूरत है, मेरे हिसाब से तो अमेरिका में चेंज ऑफ रिजीम चाहिए, ईरान में नहीं। तो हो सकता है हो जाए इस बार। बिल्कुल यकीनन। कर्नल राजवीर शर्मा जी, हमें लगता है शर्तें भी रखी होंगी जब बातचीत हुई होगी पुतिन और ट्रंप के बीच, तो उसमें भाई ट्रंप के बयान के हिसाब से अगर हम लोग बातचीत करें तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने बोला हो कि ईरान से कहिए कि हाथ खड़े कर दे और हमारे जीत की घोषणा कर दे, और हम लौट आते हैं, कुछ करेंगे नहीं क्योंकि नुकसान ही हो रहा है हमारा, तो हम यूक्रेन पर सोचते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन जो अमेरिका ने कहा या जो वादा किया कभी पूरा नहीं किया है, तो क्या ऐसा है कि पुतिन साहब उलझेंगे उसमें? नहीं, पुतिन साहब अब उलझेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास सबसे जो पहला मसला है, जो भी उन्होंने, अमेरिका ने जो सैंक्शंस रशिया पे लगाई हुई हैं, सबसे पहले पुतिन साहब उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि रशिया का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, उनकी चाहे गैस सप्लाई हो, और अब तो वो एनकैश करेंगे। अब क्योंकि सप्लायर, दुनिया के बड़े सप्लायर में वो रह गए, सबसे पहले सैंक्शंस पे बात होगी। जब सैंक्शंस क्लियर होगा, यूएस का रशिया का बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो रखा है चारों तरफ, उसको क्लियर करेंगे। फिर वो यूक्रेन का जो इलाका उन्होंने कब्जा कर रखा है, डोनेट्स्क और उसके जो साथ के इलाके कब्जा किए हुए हैं, वो उन इलाकों पे अपना अपना परमानेंट हक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इतना यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा, और उस पर राजी करेंगे जब वो जाके अमेरिका की किसी शर्त के ऊपर मानेंगे। ब्रिगेडियर साहब, छवि धूमिल नहीं हो रही है उसकी। पहले होता सुपर पावर कुछ भी कर सकता है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, ये कर देगा, वो कर देगा, B1 B2 पता नहीं कितने बॉम्बर है, 2 दिन में ही ख़त्म कर देगा, 1 दिन में 24 घंटे में। अब तो असलियत सामने आ गई। अब एक तरीके से कहे जग हंसाई भी हो रही है पूरी दुनिया में। कर क्या रहे हैं ट्रंप साहब? बस बातें बड़ी हैं, बातें ही बड़ी है, गोला बारूद बड़े नहीं हैं। शायद म्यूट है सर। हाँ, ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं उनका कोई यकीन नहीं करता, बिल्कुल विवेक नहीं है उनके अंदर। आप देखिए सुबह कोई स्टेटमेंट देते हैं, टैरिफ टायराइड जब उन्होंने शुरू किया था तो कैलेंडर में जो डेट सामने आ जाती थी उतना वो टैरिफ लगा देते थे। और आज ये देखिए आप कह रहे हैं कि हम इसको तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर ये युद्ध 1 हफ्ते और चला, इजराइल घुटने टेक देगा। आप देखिए 2019 से लेके 28 तक अमेरिका का एक करार है इजराइल के साथ, जिसमें उसे $3 बिलियन की इमदाद दी जाएगी। उसके अलावा मतलब 21 बिलियन का खर्चा अमेरिका को पड़ा है इजराइल को ये वॉर सस्टेन करने में, चाहे वो हमास के साथ हो, चाहे वो मतलब ईरान के साथ हो। जून 25 में एक युद्ध हुआ था। तीसरी चीज ये है, देखिए जब दोनों तरफ से एक ही प्लेयर खेल रहा हो, क्योंकि इजराइल की भी इकोनॉमी इतना नहीं करती, वॉर इज ए कॉस्टली हॉबी। आप देखिए हमारा 3 दिन का युद्ध हुआ था, 3,500 करोड़ रुपया खर्च हो गया ऑपरेशन सिंदूर में। तो आजकल वो जमाने लग गए साहब जब सन 65-71 या इस तरह की लड़ाइयां होती थी। आजकल इट इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर, इट इज ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव हॉबी विच ए नेशन कैन हैव। और अमेरिका को ये हॉबी शायद मैं कह रहा हूं कि हो सकता है ये उनकी आखिरी कैंपेन हो, क्योंकि आप ये देखिए उनके पास पैसा बचा नहीं है। आप यूक्रेन में उन्होंने काफी पैसा वो दिया हुआ है, और आप ये देखिए 5 साल तक आप यूक्रेन का युद्ध जो है वो समाप्त नहीं कर पाए। आपने करीब 70 से 80 ऐसे देश हैं जिनको या तो वो युद्ध में है या युद्ध जैसी स्थिति में है, और इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका और केवल अमेरिका ही है। तो ये सब दुनिया को पता लग गया है। लेकिन हाँ, इसका विकल्प कुछ निकलेगा, और ईरान जो जिस तरह से वो लड़ रहा है ये काबिल तारीफ है। एज ए सोल्जर मैं उनको दाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने टारगेट सिलेक्शन किया है, टारगेट नहीं, आज भी ईरान कह रहा है कि भाई आपने शुरुआत की, अंत तो हम ही करेंगे। वो क्लियर कह रहा है, अंत हम ही करेंगे। देखिए जोश और जुनून
दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी जो कुव्वत है या ताकत है, क्योंकि अमेरिका ने उनकी न्यूमेरिकल ताकत देखी है, उनका जोश और जुनून नहीं देखा। आप देखिए किस तरह से हर आदमी वहां मरने को तैयार है। आज देखिए जब ख़ामेनी साहब के बेटे को जब सुप्रीम लीडर बनाया गया तो कितने लोग सड़कों पे आ गए। किसी ने ये चिंता नहीं की कि साहब हमारे ऊपर गोले गिरेंगे। वो तो कह रहे हैं कि साहब हम मरना चाहते हैं, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और यही देखिए वियतनाम में क्या हुआ, 20 साल रह के अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी एक छोटे से देश से। तो आज वियतनाम यहाँ रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर किस बात की चिंता ईरान को। और ईरान के जो अभी मिसाइल सिस्टम है, अभी तो देखिए इन्होंने अभी आप देखिए ईरान में कुछ अर्थक्वेक्स आए थे, नेवादा में कुछ अर्थक्वेक्स आए थे, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। उनके पास 460 केजी यूरेनियम है एनरिच, और वो उसमें से 9 से 10 नहीं सर, उससे देखिए उससे चाहे हम यूएस की बात करें, इजराइल या ईरान की बात करें, ये जो परमाणु वाली बात कर रहे हैं, ये हमें नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल करने की नौबत आएगी, और आएगी भी नहीं, क्योंकि फिर तो पूरी दुनिया की बात होने लगेगी ना। अगर इस स्तर पर आए चीज़ें हुई तो फिर पूरी दुनिया, तब तो कोई जिसके पास है वो कहीं भी अपना गिरा कर चला आएगा। देखिए अगर किसी और जो कहते हैं, जैसे आप जैसे डिफेंस एक्सपर्ट भी कहते हैं कि वो जो पाकिस्तान में, वो तो अमेरिका का है, पता चले कि वही ला के अगल बगल गिराना शुरू कर दिया। नहीं देखिए ऐसा है कि जब आप किसी को इफ यू पुश somebody to the wall, तो उसके पास क्या लास्ट डिच एफर्ट रहता है। आप पूरा देश आप बर्बाद कर रहे हैं, पूरा उनका वजूद पे सवालिया निशान लग रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब रखते क्यों हैं लोग? हालांकि दे आर नॉट टैक्टिकल वेपन्स, ये वेपन्स ऑफ। नहीं, अगर ऐसी स्थिति, मैं कह रहा हूं ऐसी स्थिति बनी तो अमेरिका का नुकसान कम होगा, सबसे ज्यादा इजराइल का हो जाएगा। इधर ईरान का हुआ, उधर इजराइल का हुआ। ईरान इजराइल को खत्म कर देगा न्यूक्लियर स्ट्राइक से, और जितने भी इनके बेसिस हैं या जो कंट्रीज अलाइज हैं अमेरिका के, उनके ऊपर वो करेगा। उसे मालूम है कि अमेरिका तक उसकी पहुंच नहीं है, लेकिन जब आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि आज विश्व समुदाय देखिए खामोश खड़ा है, मतलब जो बाकी की ताकतें हैं कम से कम उनको तो आना चाहिए, लेकिन आज कोई केवल स्टेटमेंट के अलावा कोई किसी ने कोई वो दिया नहीं ऑप्शन। सही बात। कर्नल राजवीर शर्मा जी, देखिए इस जो हालात है, जो स्थिति बनी हुई है, चाहे यूरोप की बात करें वहाँ भी इफेक्ट पड़ा है, एशिया पर भी पड़ रहा है, और हम जो यूरेशिया के हैं जो वो पार्ट है उस पर भी पड़ रहा है। लेकिन आज भारत के लिए एक बेहतर खबर यह है कि पीएम ने बैठक की पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ, बाकी मंत्रियों के साथ, क्लियर कर दिया कि उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। जो 55% था तेल जो मंगाते थे उससे 70% कर रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 11 दिन हो गए, देखिए फर्क पड़ना होता तो फर्क पड़ जाता। 11 दिन हो गए, इस हालात में भी भारत ने अपने आप को स्थिर रखा है। इससे पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि हम किसके पक्षधर हैं। हम हमेशा से शांति के कि भाई जियो और जीने दो, इसी में विश्वास रखते हैं। लेकिन हैं कुछ देश वो चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ होता रहे, उनका हिस्सा रहे। बात ठीक है। जहां तक कि पेट्रोलियम और गैस की बात है, मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे जो कॉमर्शियल सिलेंडर है, यकीनन उसकी कीमत करीब 60 रुपए बढ़ी है। यानी 14 केजी का जो सिलेंडर है वो यानी 4 रुपए पर केजी उसकी कीमत बढ़ गई है। ये एक मेजर्स होते हैं सरकार चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और हम सभी देशवासियों का ये काम है सरकार को मजबूती देना और सरकार को कोऑपरेट करना है। और हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है। करीब 70 से 74 दिन का हमारे पास आज भी रिजर्व है। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कुछ कमिटमेंट बांग्लादेश के साथ भी हम उनको कुछ फ्यूल दे रहे हैं। अगर हमारी इतनी बुरी हालत होती तो हम शायद उनको नहीं देते। तो देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जितने भी जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, अभी तक भारत में कोई रेट नहीं बढ़ा है एक्सेप्ट कॉमर्शियल सिलेंडर एलपीजी का। और कॉमर्शियल सिलेंडर को इसलिए किया है ताकि डोमेस्टिक सप्लाई में किसी तरह की व्यवधान ना आए। तो हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा 30 दिन का करीब तेल रशिया से आ रहा है, जो हमारे पुराने जो कंसेशनल रेट्स पे था, जहां में 13 नहीं, कुछ लोग हैं ना सर, कुछ लोग हैं आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, काला बाजारी ना हो, बहुत लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। जैसे अमेरिका भी है भाई, ईरान में आपदा मची तो अवसर ढूंढ लिया था उसने। हमारे देश में भी है कुछ, इसलिए सरकार को कदम उठाना और बताना भी जरूरी है। इससे मना नहीं कर सकते
क्योंकि ये सरकार का नहीं है। इसके लिए हमें देशवासियों को अपने अपने समाज, अपने देश के प्रति हम थोड़े से पैसे के लिए समाज को गिरावट में नहीं लाना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा ऐसा अक्सर हुआ है, लेकिन अगर लोगों में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, उनको पता है मेरी सरकार मेरा देखभाल कर रही है, इन चीज़ों की कमी नहीं पड़ेगी। कोविड में हमारे देश में राशन की कमी नहीं पड़ी, हमारे वैक्सीन की कमी नहीं पड़ी। इतना बड़ा देश है, हमने तमाम छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को वैक्सीन दिए हैं, इसलिए घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारी जगह वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, हो सकता है कुछ दिन के लिए स्कूल्स क्लोज हो जाएं, जहां जहां हमारा कंजम्पशन ज्यादा है उसको नहीं, हमें नहीं लगता कि यह स्थिति होगी। उससे पहले अमेरिका रूस बातचीत करके कुछ समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेगा। 11 दिन हो गए, हो सकता है एक हफ्ता और देख लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।